हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नहीं, सॉरी, आज तो हम बात करने आए हैं। सर क्या बात करने आए हैं बच्चे? आज जो एफ एम एस एम का पेपर हुआ है, ये कॉम्बिनेशन पहली बार टेस्ट हुआ है एग्जाम में। May 24 का एग्जाम जो कि अभी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले, हम उसका एक रिव्यू करेंगे। और क्योंकि आखिरी पेपर है तो कुछ कुछ सोल्यूशंस भी कर लेंगे, है ना। सर ओवरऑल क्या एनालिसिस है पेपर का? बच्चों जो कह रहे हैं कि सर एफएम जो थी वो थोड़ी टफ आई है और एसएम जो थी वो ओके थी। रादर मैंने जो देखा है, एसएम का पेपर तो इजी था और काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एसएम में पूछे गए हैं। तो इजी किसके लिए था? जो याद करके गए। एसएम मैं तो हमेशा बोलता हूं, आप ज्ञान ले लो जितना लेना है, पर अल्टीमेटली तो पेपर में वही कामयाब होगा जो याद करके जाएगा। बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप याद करके आओ, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई दो चारे नहीं होते उसमें। तो एसएम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो जिन्होंने तो पेपर में पहले की है एसएम, उनके तो हाल हो गए ठीक। एफएम बच्चे कह रहे हैं जी मुश्किल था। केस स्टडी आपको पता है बाहर तो आते नहीं। वो कह रहे जी एफएम का जो केस स्टडी था वो भी मुश्किल था। एक ही केस था 10 नंबर का, बाकी तो इंडिविजुअल एमसीक्यूज ही थे। पर एफएम का जो केस स्टडी था वो कह रहे वो भी मुश्किल था। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से बच्चे कह रहे ये केस स्टडी पूछा गया था। और कुछ तो कह रहे हमें लग रहा है गलती थी कि सर ईबीआईटी निकल नहीं रहा था। अब देखो मुझे तो पता नहीं है, बिकॉज केस बाहर तो आया नहीं है। सो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का केस स्टडी वाले का आंसर आया या नहीं आया, और आया तो क्या आया, ताकि सारे बच्चों को इससे मदद मिल पाए। क्योंकि हमें तो वो पेपर मिलेगा नहीं, इंस्टीट्यूट देगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। सर आप बताइए, आपके हिसाब से एफएम का पेपर कैसा था? ये तो बच्चों का रिव्यू हो गया ना। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बच्चे एवरेज था। ना बहुत मुश्किल था ना बहुत आसान था। बहुत मुश्किल क्यों नहीं था? क्योंकि कोई नई चीज नहीं थी सवालों में, सारे कॉन्सेप्ट किए हुए थे। मैं मुश्किल मानता हूं जब कुछ नया है पेपर में, नया कुछ नहीं आया। और सर फिर इजी क्यों नहीं है? क्योंकि लंबा था, पेपर लंबा था। यस, इवन सेम क्वेश्चन अभी सीए फाइनल एसएफएम में भी आया है, वहां शायद 5 नंबर में आया है, आपको 3 नंबर में पूछा है। टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीए फाइनल में भी आया है। मैं पढ़ाते हुए भी बोलता हूँ सीए फाइनल एएफएम में आप ये टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे, जो टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। यहाँ 3 नंबर में पूछा है, पहली बार ऐसे हुआ है। कैप बज का पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन और 7 मार्क्स में पूछा है। सो ये पेपर लेंदी था, बट उन्होंने कॉम्पनसेट किया बच्चे एसएम के साथ। एसएम इजी था और छोटा था। अगर आप पहले एसएम करते, पेपर में इंटेलिजेंसी आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप पहले एसएम करते तो एसएम का पेपर छोटा था, तो एफएम मैनेज करना इजी था। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं कि एफएम एसएम दोनों ही बड़े दिए हैं, नहीं 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 नहीं। एसएम तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिए हैं, जिसको याद थे वो आराम से लिख लेगा। एसएम तो ऐसे ही है, जिसको याद थे वही लिखेगा। ठीक है ना। कहानियां तो वहां चलेंगी नहीं, आपको पता है। जो इंस्टीट्यूट की किताब में लिखा है हमने वही आपको नोट्स लिखवाए हैं, और वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आ गया। और मैंने कहा था एसएम में न्यू टॉपिक्स के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या न्यू टॉपिक्स आए हैं? बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आए हैं। न्यू मतलब जो सिलेबस में नए इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे गए हैं। सो अभी हम डिस्कस भी करेंगे उसको लेके। पर पहले हम जरा एफएम के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपको पता है सेक्शन ए एफएम का होता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। 5 नंबर का रेशो का क्वेश्चन आया, और बहुत सारे बच्चे कह गए हम तो रेशो में फंस ही गए थे। ये सवाल अच्छा था। सो मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया है ये क्वेश्चन, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूं कि पेपर में कैसे करना था। अब आखिरी पेपर है, अब टेंशन तो कोई है नहीं, पेपर तो खत्म हो गए, तो आराम से सोल्यूशन देख भी सकते हैं। और बड़े सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये पेपर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, बिकॉज उनसे निकला ही नहीं है क्वेश्चन पेपर में। सो आइए जरा देखते हैं। पढ़िए, 5 नंबर के लिए थोड़ा सा तो बड़ा सवाल था। देखो काफी ज्यादा कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में। थीम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसका मैंने सोल्यूशन अभी किया है वो भी दिखा देता हूं। 12.5% डेट दिया है 45 लाख का। डेट टू इक्विटी रेशो दिया है 1.5:1 का। रिटर्न टू शेयर होल्डर फंड 54% है। ऑपरेटिंग रेशो दी हुई है 85%। इसी रेशो ने फंसाया है सबको। रेशो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सीओजीएस, हमने क्लास में बताया था ऑपरेटिंग रेशो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स। ये ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है।
ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीजें होती हैं, और उसने हम दोनों की रेशो भी दी हुई है। टैक्स रेट 25% है, फिक्स्ड एसेट्स 39 लाख है, करंट रेशो 1.8:1 है। क्वेश्चन ने क्या क्या मांगे, उसने 3 रेशोज मांगे हैं। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बता दो, और करंट एसेट्स बता दो। अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये देखो हमारे बच्चे ने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। वो बच्चा भूल गया, इंटू 100 नहीं होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो में, बिकॉज आंसर हमेशा किस में आता है? टाइम्स में आता है। सो बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, ईबीआईटी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट तो बच्चे आपके सामने ही है, 45 लाख का 12.5% ब्याज है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आराम से देखिएगा, अब आपको कोई जल्दी नहीं है, पेपर खत्म हो चुके हैं, अब आराम से बात करेंगे। सो 45 लाख का 12.5% ब्याज था। तो सारा चैलेंज था कि ईबीआईटी कैसे ढूंढना है। तो इधर देखो डेट टू इक्विटी रेशो दिया है, डेट दिया है, तो यहां से इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स होता है। अगला रेशो देखो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, इसका फॉर्मूला होता है पैट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। यहां से पैट आ जाएगा, पैट में टैक्स ऐड करोगे तो ईबीटी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, तो आपकी पहली रेशो आ जाएगी। ये देखो मैंने आपके लिए सोल्यूशन भी किया है, ये देखो, ये देखो। अरे ये क्या निकल आया, कहाँ गया सोल्यूशन भाई? अरे भाई अभी तो किया है। हाँ ये रहा, ये रहा जी, इधर देखो। सो पहला इजी था, सबसे पहले हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, डेट इक्विटी रेशियो को यूज करके हमने इक्विटी निकाला। इक्विटी आया 30 लाख। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने जल्दी जल्दी किया है। 30 लाख मतलब तरीका आपको समझ में आ जाए, कैलकुलेशन तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे सही होगी। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड से पैट आया, पैट में टैक्स ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड किया, ईबीआईटी आ गया, तो ये आपका पहला रेशो आ गया। मेरे अकॉर्डिंगली आंसर आना चाहिए 4.84 टाइम्स का। दूसरी रेशो ने तो बहुत ही तंग किया बच्चों को। जीपी रेशो के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, सेल्स चाहिए था, जो सवाल ने दोनों ही दिए थे, तो वो हमें ढूंढने थे, वो देख लेते हैं। फिर बात आई करंट एसेट्स की। ये करंट एसेट्स है, बच्चे ने यहाँ करंट रेशो का फॉर्मूला लिख दिया है। उसने फॉर्मूला नहीं, उसने तो करंट एसेट्स मांगे, वो फॉर्मूला इसलिए लिखा होगा क्योंकि यहाँ करंट रेशो दी थी ना, तो उसने इसलिए फॉर्मूला लिखा है। अब सोचो ये करंट एसेट्स कैसे निकलने थे। मैंने बैलेंस शीट बनाई, इक्विटी हम निकाल चुके हैं, डेट हमें दिया है, फिक्स्ड एसेट्स हमें दिए हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की रेशो दी हुई है। तो करंट रेशो 1.8:1 है, मतलब जो करंट एसेट्स हैं वो 1.8 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स इज 1.8 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज 1 है, तो दोनों साइड्स को इक्वेट करके हमें करंट एसेट्स ढूंढने थे सवाल में। सो ये तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में किए भी होते हैं। सो इधर देखो, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने छोटी सी बैलेंस शीट बनाई जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं होता तो ऐसे ना करता, समझाने के लिए। तो करंट लाइबिलिटीज को एक्स माना, करंट एसेट्स को 1.8x माना, दोनों साइड्स को इक्वेट किया, तो करंट एसेट्स का आंसर मेरे अकॉर्डिंगली 81 लाख आना चाहिए। सो जैसे पेपर में हम प्रेजेंटेशन करते हैं, मैंने वैसे प्रेजेंटेशन किया, 81 लाख। ये भी हो जाता, पर तीसरे ने बहुत तंग किया, बिकॉज ना तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा था, ना ही क्वेश्चन में सेल्स मिल रहा था। तो बच्चे देखो सवाल में ऑपरेटिंग कॉस्ट ही क्या निकल रहा है बार बार। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशो दी हुई थी, तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अगर ऑपरेटिंग रेशो 85% है, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 15% थी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ईबीआईटी, मतलब ईबीआईटी आप जो निकाल चुके हैं वो 15% था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ईबीआईटी आप निकाल चुके थे, यहां से आपको सेल्स निकालना था। ये गड़बड़ हुआ होगा बच्चों से, क्योंकि वो ऑपरेटिंग रेशो जो 85% दी है वो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 85% है, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 15%। सो ये देखो फिर से गलत निकल आया है, ये देखो, ये मैंने यहाँ डिटेल में लिख, पहले मैंने सोचा ट्रेडिंग अकाउंट बना के करें, पर उसकी जरूरत नहीं थी। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट 85% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन सेल्स। तो यहां से सेल्स निकालना था, सेल्स से ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, सीओजीएस टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस की रेशो दी हुई थी, तो यहां से सीओजीएस आ गया, और वहां से जीपी निकाल के हमने आंसर निकाला। मेरे अकॉर्डिंगली ये आंसर आना चाहिए 36.25%। एक बार रोक के देख लीजिएगा, मैंने सोल्यूशन आपके सामने रख दिया है। सो जो लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके इसकी फोटो ले सकते हैं। पॉज करिए,
पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो लास्ट वाले पॉइंट ने हो सकता है फंसाया हो, पर देखो वर्किंग कितनी थी 5 नंबर के क्वेश्चन में, मुझे भी कितनी सारी, मैंने तो आपके लिए डिटेल में किया है। पेपर में जैसे आपको करना था, पेपर में आपको ऐसे ही करना था। सो ये क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमसे नहीं निकला, कईयों ने कर दिया था, जिसको क्लिक कर गया जी, अब ये तो है ही है। अगेन क्वेश्चन नया था, कॉन्सेप्ट नया नहीं था। मैं टफ पेपर मानता हूं जब पेपर में कॉन्सेप्ट नया आता है। यहां कॉन्सेप्ट नया नहीं आया है, सिर्फ क्वेश्चन नया आया है। अब इतना तो आएगा ही बच्चे पेपर में। हाँ, क्वेश्चन बड़ा है, मैंने बोला ना लेंदी पेपर है, और उसको कॉम्पनसेट किया गया है एसएम के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लेवरेज का क्वेश्चन था। अगेन 5 नंबर के लिए थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी सवाल था। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, 15% डिबेंचर दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। वो कह रहा है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है सेल में डिक्लाइन बाय 15 से 20%। सेलिंग प्राइस और बाकी कॉस्ट जो है वो सेम रहेंगे, मतलब आपके नंबर ऑफ यूनिट चेंज होंगे, वॉल्यूम में फर्क आएगा बस। टैक्स रेट 20% है। You are required to calculate decrease in earning per share DOL and DFL separately if sales are declined by 15% और 20%। तो 2 बार सवाल करना था। मैंने एक बार इसको सॉल्व करके देखा है, दूसरी बार मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे बड़ा इजी लगा क्वेश्चन ये। सो ये मैंने सॉल्व किया था एग्जिस्टिंग और 15% डिक्लाइन, तो 20% डिक्लाइन से भी हो ही जा रहा था। सो ये मेरे अकॉर्डिंगली तो पहले का आंसर ये आना चाहिए अगर 15% डिक्लाइन होता है। फिर आगे मैंने किया ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। सेल कम करनी थी 15% से, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 15% से कम हो जाती, फिक्स कॉस्ट सेम रहती, इंटरेस्ट सेम रहता, टैक्स चेंज होता, नंबर ऑफ शेयर सेम रहते, ये आपका ईपीएस निकल के आता और इसमें डिक्लाइन निकालना है। उसके बाद तो डीओएल और डीएफएल ही मांगे। सो इसको मैं इजी क्वेश्चन बोलूंगा, बट अगेन 5 नंबर में 3 बार कैलकुलेशन था, एग्जिस्टिंग था, 15% डिक्लाइन, 20% डिक्लाइन, बट ये क्वेश्चन इजी था। इस सवाल, ये देखो बार बार गलत इस निकल रहा है, इस सवाल में कुछ नया नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था। हाँ ये जी फैक्टरिंग का सम आया जी पेपर में। जब हम कराते हैं ना फैक्टरिंग डिटेल में, तो बच्चा कहता क्यों करा रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल से एक ही क्वेश्चन आया है, कितना बड़ा वर्किंग कैपिटल है, और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, और वो भी किस पे पूछा है, फैक्टरिंग पे पूछा है। और यही सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है। कैलकुलेट, ये नया क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। सो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज इसके जैसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है क्लास में। एनुअल सेल्स दी हुई है, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, बैड डेट दिया है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अगर आप इन हाउस चलाएंगे फैक्टर नहीं करेंगे तो इतना खर्चा होगा, आउट ऑफ विच 2/5 अवॉइडेबल है। तो वो तो आप मतलब फैक्टर के पास ना भी जाए तो भी अवॉइडेबल है, तो 2/5 तो आपको लेना ही नहीं था, तो मतलब इसका 3/5 लेना था आपको, अनअवॉइडेबल लेना होता है। यही एक नया पॉइंट था इसमें बस, कि 2/5 जो अवॉइडेबल है वो तो आप फैक्टर के पास जाओ ना जाओ वो तो अवॉइडेबल कॉस्ट है। अब ये किस सेंस में कह रहा हो सकता है ये सेंस में कह रहा हो कि आप फैक्टर के पास जाओ तो अवॉइडेबल है। अब सवाल ने कुछ लिखा तो है नहीं, 2 आउट ऑफ विच 2/5 इज अवॉइडेबल। आई थिंक वो यही कह रहा होगा, क्योंकि ये नई बात थी सवाल में, ऐसा किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। शायद वो यही कहने का मतलब होगा कि अगर आप फैक्टर के पास जाओ तो इन हाउस मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो आपका 2/5 खर्चा ही बचेगा। अवॉइडेबल 2/5 है, बाकी अनअवॉइडेबल है, वो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, मतलब आपको इसका 2/5 ही लेना था। लग तो ऐसे ही रहे और तो कुछ क्लैरिटी देते नहीं है बाकी। और इस क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं था, ये बुक का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको केस स्टडी में भी कराया था। मैंने कहा था केस स्टडी में भी इफेक्टिव कॉस्ट उसने मांगी, जो है मैंने कहा था इंस्टीट्यूट पंगा डालता है, पहले ये सारा कुछ 45 डेज में करेंगे, फिर इसको एनुअलाइज्ड करेंगे, बिकॉज इफेक्टिव कॉस्ट हमेशा एनुअलाइज निकाली जाती है। सो ये सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, इसमें कुछ नया नहीं था, सिर्फ एक ही था, और एक ये था कि 1 टाइम रिडंडेंसी कॉस्ट पे करनी है फैक्टर को। हाँ तो ये तो आपका आउटफ्लो है, ठीक है ना, ये आपकी सेविंग है, पर सेविंग 18,60,000 नहीं है, उसका 2/5 है, क्योंकि अवॉइडेबल 2/5 ही है, जितना लिखा है उसी अकॉर्डिंगली हम तो पढ़ सकते हैं ना। सो ये क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2A, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, पर बच्चे की परेशानी थी कि सवाल ने 6 नंबर में देखो कितना कुछ मांग लिया, एक एक नंबर में उसने सब, इसके वो 2 नंबर दे देगा, बाकी सब कुछ एक एक नंबर में है। पर बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इधर देखो, ये हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, देखना
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 इज 45 लाख, 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 36 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है, कन्वर्टेबल डिबेंचर आ गया। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर में हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिडीमेबल वैल्यू होता है वो दोनों में से हायर लेना होता है। जो रिडीमेबल वैल्यू होता है वो हायर होता है स्टॉक वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो आपको शेयर का प्राइस निकालना पड़ेगा टर्मिनल का, फिर उसके बेस पे आपको देखना पड़ता है कि अगर बॉन्ड को डिबेंचर में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू है, कैश में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू है, और विच एवर इज हायर आपकी रिडीमेबल वैल्यू होती है। बाकी सब कुछ तो सेम ही होता है इसमें। 11% टर्म लोन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी इशूड 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/23 विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। सो 1/4/23 यानी कि इसी साल ही उसने इशू किए हैं, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल है। एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी इन द रेशियो 1:4। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 25 ईच ऑन 31 मार्च 24। बस ये थोड़ा ध्यान से करना था, 31 मार्च 24 को शेयर का भाव 25 था, जबकि इशू करे थे 1/4/23 को 6 साल के लिए, तो 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो 31 मार्च 29 शेयर में ग्रोथ जो डालनी थी वो 5 साल की डालनी थी, 25, 26, 27, 28 और 29। और ग्रोथ रेट ऑफ शेयर कितना है 6% पर एनम। तो 25 इंटू 1.06 रेस टू द पावर 5 करके शेयर की वैल्यू निकालनी थी और इंटू 4 करना था, और इसका कंपैरिजन करना था किसके साथ, 100 के साथ। बस यही था। और ये सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, स्टडी मटेरियल में भी है ये सवाल। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 8 इयर्स इज करंटली सेलिंग एट 150। कुछ नहीं लिखा तो हम अप्रोक्सीमेट मेथड लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल था कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड है 15 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं बताया, तो रिडीमेबल वैल्यू 100 ले लो, मार्केट प्राइस 150 है, लाइफ कितनी है, लाइफ है 8 साल लो। तो इसमें ये तो बच्चे एक एक नंबर का ही बनता है ना, लाइफ डिवाइड बाय 2 इंटू 100। सो ये प्रेफरेंस का आ गया। अब ये देखो केई के लिए उसने सीएपीएम मॉडल दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 6%, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है आरएम माइनस आरएफ दिया हुआ है, और बीटा कितना है 1.54। तो ये आपका केई आ गया 8 इंटू 1.54। आज मैं सोल्यूशन इसलिए कर रहा हूं कि आखिरी पेपर हो गया ना आज, इसलिए आज कोई टेंशन नहीं है। तो 18.32 प्रेफरेंशियल हो गया, डिबेंचर हो गया। रिटेन्ड अर्निंग के लिए देखो उसने पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिया है, तो हमें पता है के इंटू 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 18.32 इंटू 1 माइनस 0.2, 18.32 इंटू 0.8 दैट इज 14.656। और टर्म लोन का तो बच्चे सीधा ही होता है 11% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, और टैक्स रेट कितना है 25%। तो ये तो छोटा ही सवाल था, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, 6 नंबर का ही बनता है ये। मुझे कुछ बच्चे कहने लगे जी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। नहीं बच्चे नहीं, ये 6 नंबर का ही बनता है। उसने कौन सा आपसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांगा है? तो ये क्वेश्चन ठीक था, रादर इजी सवाल था, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो इस सवाल में तो कुछ नहीं था, कोई नया पॉइंट नहीं है जी एफएम के पेपर में। मैं ओपन चैलेंज करता हूं को मुझे दिखा दे एक नया पॉइंट पेपर में, सिर्फ एक है, सिर्फ एक, ये वाला 25 तो अवॉइडेबल है। बस सिर्फ एक ये वाली बात नहीं थी जो सवालों में नहीं पाई जाती, बाकी तो सारे ठीक थे पॉइंट। आओ जी, मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया, बच्चे बड़े साल हो गए हैं, बड़े साल हो गए हैं, आर्बिट्राज नहीं आया कैपिटल स्ट्रक्चर का, और इस बार पेपर में क्या आ गया, आर्बिट्राज आ गया। और सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ये स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन में लिखवा के करवाया था ये सवाल, और मैंने कहा था कि 2 मॉडल से आंसर होता है, पर यहां तो लिखा ही हुआ था इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग निकालने थे, तो एक ही मॉडल से आंसर करना था। सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, रादर उसमें के भी 12.5% ही था। रुको मैं 1 मिनट आपको दिखाई देता हूं जो कि अब हाँ पंगा गया था 4 नंबर। समस्या सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, मैं फिर कह रहा हूं पेपर थोड़ा लंबा था, पर वो कॉम्पनसेट किया गया था बच्चे। कहां से कॉम्पनसेट किया गया था? वो कॉम्पनसेट किया गया था एसएम से। पेपर लंबा था एफएम का, पर वो भी मैं उसका भी एक ट्रिक बताता हूँ कि क्यों लंबा लगा बच्चों को, उसको एक छोटा करने का तरीका भी था। तो उसको ये मैं आपको दिखाऊं, जो क्वेश्चन हमने साफ साफ सीधा सीधा सबने किया होगा ये क्वेश्चन, मेरी कोई इसमें खासियत नहीं है, जिसने आर्बिट्राज किया होगा, मैंने मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ये लिखवा के कराया था। ये देखो एक सेम क्वेश्चन हमने लिख के किया था कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग इफ इट स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड कंपनी। 12.5, 2 लाख और 3 लाख है। यहाँ पे डाटा थोड़ा सा चेंज किया होगा, 2 लाख का 2 लाख ही है,
इसको 30 को 25 किया, ये 12.5 है। सो आर्बिट्राज आना ही था, आज नहीं तो कल आना ही था। मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत 3 घंटे की क्लास सिर्फ आर्बिट्राज पे ही लगाता हूँ कि मुझे पता है ये आ सकता है पेपर में, और वो आ गया पेपर में, आना ही था आज नहीं तो कल। अब इस पे बड़ा हो हल्ला हो रहा है जी कि कैपिटल बजटिंग का 7 मार्क्स का इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कैसे पूछ लिया। बच्चे ये 10 मिनट का आंसर था, बस समस्या एक थी कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता। मैं फिर कह रहा हूं, ये पेपर बड़ा था एफएम का, पर इजी पेपर था, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगा इसमें। हाँ, अब तैयारी आपकी कैसी थी तो मुझे नहीं पता। अब ये देखो, ये 3 नंबर में पूछा है, ये कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन का मॉडल का क्वेश्चन है। इस पर भी बात करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। सर इसको सॉल्व करवा दो, आओ करवा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए आइए, एक बार मैं सामने भी पेपर खोल लूं। आइए जी, क्या इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए थे? अरे बहुत ज्यादा किए हुए थे, बहुत ज्यादा किए हुए थे। अब मैं बुक पे थोड़ा जाऊंगा दिखाने। वो कह रहा है जी, कंपनी रिप्लेसमेंट करने का सोच रही है मशीन ए का विद न्यू मशीन बी। मशीन ए की बुक वैल्यू है 4,80,000 और रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर्स है। इट कुड बी सोल्ड नाउ फॉर 1,80,000 एंड 0 सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो आज 1,80,000 की बिक जाएगी, 4,80,000 की उसकी बुक वैल्यू है। वैसे तो कैपिटल गेन लग जाता है, पर सवाल में साफ साफ लिखा है इग्नोर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन। तो कैपिटल गेन लगाने की जरूरत ही नहीं, कैपिटल लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं, आपकी जान ही बच गई। परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन कितना है? 24 लाख। उसमें से माइनस कर दो कितना? 1,80,000। लेकिन मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ करवा रहा हूँ। 6 ईयर्स, 1,40,000 चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, ऐड कर दो। 60,000 चाहिए टेस्टिंग के लिए, ऐड कर दो। सब्सिडी ऑफ 15% ऑन परचेज प्राइस विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 15% 24 लाख का, क्या सब्सिडी हमने किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। 3,60,000 हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, पर क्योंकि ये 1 साल बाद मिलेगी तो इस पे 1 साल का फैक्टर लगेगा, वो हम लगा देंगे। और सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर विल बी 3,20,000। एग्जिस्टिंग मशीन की 0 सैलवेज वैल्यू है एट द एंड ऑफ 6th ईयर। न्यू मशीन की सैलवेज वैल्यू कितनी है? 3,20,000। अब क्या ये टैक्सेबल सब्सिडी है? हाँ, कुछ लिखा नहीं है। एसेट खरीद, हमने क्लास में 3 तरह की सब्सिडी लिखवाई थी आपको, और ये एसेट से रिलेटेड सब्सिडी है। तो ये कौन सी सब्सिडी हुई? टैक्सेबल है। तो मतलब जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो 3,60,000 माइनस करके लगानी है, सिंपल बात। ठीक है, आइए। General manager estimates that the annual savings due to installation of machine B include a reduction of 3 skilled workers with annual salary of 168 each। ये आपकी सेविंग्स दी हुई है। सेविंग्स कौन सी सेविंग्स है? एनुअल सेविंग्स है। तो एन्युटी का क्वेश्चन है। 4,80,000 की एक और सेविंग है, 3.5 लाख की एक और सेविंग है। मशीन बी पे खर्चा भी होगा, एनुअल सैलरी 390 होगी, एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट एडिशनल 154 होगी। टैक्स रेट 30% है, रिक्वायर्ड रिटर्न 14% है, स्टेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन है। सो आइए जरा देखते हैं कैसे करना था ये पेपर में। इधर देखो, सो हमें रिप्लेसमेंट डिसीजन का इवैल्यूएशन करने का फॉर्मेट अच्छे से आता था। मैं पूरा नहीं सॉल्व करवाऊंगा आपको, मैं करके दिखा देता हूं, कल आंसर आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की थी? न्यू मशीन टाइम पीरियड 0, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, कैश फ्लो 24 लाख, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कितनी? 24 लाख। ठीक है, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये भी आज ही है, कितने के? 1,40,000, प्लस कोई टेस्टिंग का खर्चा होगा, कितने का? 60,000 का, माइनस एक सब्सिडी मिली है 15%, तो 24 लाख का 15%, क्योंकि परचेज प्राइस लिखा है ना, तो परचेज प्राइस तो 24 लाख ही था ना, तो परचेज प्राइस का 15% लेना था। तो 3,60,000 की पहले साल में सब्सिडी मिली है, आज नहीं मिली है। और फैक्टर नीचे दिए हुए हैं सवाल में, हाँ दिए हुए हैं 0.877, फैक्टर तो वो देते ही आजकल। तो 3,60,000 इंटू 0.877, 315,720 माइनस सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, कितने की मशीन बिक जाती?
1,80,000 की बिक जाती। लो जी, तो ये आपका पीवीसीओ आ जाता। ये क्विकली कर रहा हूं तो कोई कैलकुलेशन एरर है तो माफ करिएगा। -315,720 -180। हमने सब्सिडी पे पूरा नोट बना के क्लास में कराया था कि अगर फिक्स्ड एसेट के लिए सब्सिडी मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है, आपको डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सब्सिडी माइनस करनी होती है। ठीक है, आगे सैलवेज वैल्यू 320 है। ओके, अब सवाल में इंक्रीमेंटल सी फैट ढूंढने थे। इंक्रीमेंटल सी फैट, और वो बहुत ही आसान था। इधर देखो, सेविंग इन एनुअल सैलरी, सेविंग इन एनुअल सैलरी 1,68,000। एक मिनट, रिडक्शन ऑफ 3 स्किल्ड वर्कर विद एनुअल सैलरी ऑफ 1,68,000 ईच, तो इंटू 3, 1,68,000 इंटू 3, 5,04,000 की ये सेविंग है। आगे 4,80,000 फ्रॉम रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, तो वेस्टेज मटेरियल की सेविंग है 4,80,000 की। आगे, और डिफेक्टिव्स की सेविंग है, नहीं, लॉस इन सेल, लॉस इन सेल की सेविंग है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, पेपर नहीं चल रहा है ना, सिर्फ सॉल्व करेंगे। 3.5 लाख की ये सेविंग है। ऑपरेशन ऑफ मशीन बी विल रिक्वायर द सर्विस ऑफ ट्रेन टेक्नीशियन विद एनुअल सैलरी ऑफ 390। मैं सीधा माइनस ही कर देता हूँ। 390 की एनुअल सैलरी है, और एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज। ऑलरेडी इंक्रीमेंटल ही तो दिया हुआ है सवाल में, तो ये आपका इंक्रीमेंटल अबिडा आ गया। देखो सीधा ही, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। $5,04,000 प्लस 480 प्लस 350 माइनस 390 माइनस 154, 7,90,000 इज योर इंक्रीमेंटल अबिडा। ठीक है, अब इसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अब नई मशीन की डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी, देखो इधर, 24 लाख प्लस 2 लाख, 26 लाख माइनस 3,60,000। नई मशीन की डेप्रिसिएशन लगेगी 26 लाख माइनस 3,60,000 की सब्सिडी माइनस सैलवेज वैल्यू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 26 लाख माइनस 360 माइनस 320 डिवाइड बाय 6, 3,20,000। और ओल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन 4,80,000 पे लगेगी। बुक वैल्यू 4,80,000, सैलवेज कोई है नहीं 6 साल बाद, रिमेनिंग लाइफ 6 साल, 80,000। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गई 2,40,000। इसके बाद बच्चे आपको आता है, आगे मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अब बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में, समझ रहे हो ना। इसके बाद क्या करना है, चलो कर ही देते हैं। 790 माइनस 240, 550 आ गया। अब इस पे टैक्स लगा दीजिए। टैक्स का रेट कितना था, 30%, सो 165 आ गया। तो आपको पता है हम सी फैट डायरेक्टली निकाल लेते हैं। 790 माइनस 165, 6,25,000, ये आपका बेटा था, सी फैट आ गया। बस उसके बाद टर्मिनल वैल्यू लिखनी, यहाँ सी फैट लिखने थे, फैक्टर 1 to 6 के लिखने थे। यहाँ टर्मिनल वैल्यू में स्क्रैप लिखनी थी, फैक्टर 6 साल के थे, स्क्रैप कितनी थी, 3,20,000। लास्ट में कैपिटल गेन आएगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। बस, क्या मुश्किल था इस सवाल में। सर आप कही जाओ क्या मुश्किल था, क्या मुश्किल था, बच्चों की वाट लगी पेपर में, उसका कारण है बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको लड्डू आएगा पेपर। ऐसे नहीं होता है हर बार। पिछली बार कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन लड्डू था, ये भी लड्डू ही था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, तो ये भी लड्डू ही था। ठीक है, तो आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। सर आपने किया है ना, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल था। मुश्किल पता क्या था, ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने में टाइम लग जाता है। एनपीवी निकल आएगा, पीआई तो उसका भाई होता है, पीवीसीआई डिवाइड बाय पीवीसीओ, इसमें टाइम लगता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। तो लंबा तो था, वो तो मैं पहले बोल चुका हूं कि एफएम का पेपर लंबा था, पर एसएम का छोटा भी तो था, ये भी तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे पसंद नहीं आया ना कि 3 नंबर में 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, मतलब ये तो बहुत नाइंसाफी है, इसको कहते हैं ना। आइए,
विस्टा लिमिटेड रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 बिंग 40% इज 3.6। तो आपका D0 हो गया 3.6 का 40%, 9 रुपए। कंपनी इज फोरसीइंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% पर एनम इन नेक्स्ट 2 years। तो आज D0 है 9 रुपए, आने वाले 2 सालों का ग्रोथ रेट कितना है 10%, 10% ग्रोथ है। उसके बाद इन्फिनिटी तक का ग्रोथ रेट कितना है 8%। तो टर्मिनल वैल्यू में आपको P2 निकालना था। पे आउट रेशो वो मेंटेन करेगा, वो तो पे आउट रेशो का पॉइंट आता ही नहीं सी इंटर में, पर मैंने कराए हुए हैं। पर यहाँ पे 9 है तो 10% का ग्रोथ ऐड करो तो यहाँ पे D1 कितना हो गया 9.9 प्लस 10% ऐड करो तो D2 हो गया 10.89। तो P2 कितना हो गया 10.89। उसके बाद ग्रोथ है 1.08 डिवाइड बाय 15% -8। लो बच्चे अब इनकी पीवी निकालनी थी। इसमें तो ये तो बड़ा इजी सवाल था, मुझे तो लग रहा है 3 नंबर बहुत है इसके लिए, सारा कुछ तो दिया हुआ था। सो कुछ नहीं था सवाल में, इसकी पीवी निकालो, इसकी पीवी निकालो और इसकी पीवी निकालो। इस पे पहले साल का फैक्टर लगाओ, इस पे दूसरे साल का, इस पे भी दूसरे साल का, खत्म। सो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब देखो जिसके कारण ये पेपर छोटा हो सकता था, मैं चिल्ला चिल्ला के थ्योरी पढ़ाई और एज इट इज सारी थ्योरी आई है पेपर में। पहले चैप्टर से भी क्वेश्चन आए और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग से भी क्वेश्चन आए। अब अगर आप नहीं करके जाएंगे और ये जल्दी हो जाता, सोचो ये थ्योरी क्वेश्चन जल्दी हो जाता। सो मैंने जो 6 घंटे लगा के थ्योरी पढ़ाई थी बच्चे, हमें थोड़ा पढ़ाई थी। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 सेकंड का सवाल था। स्टेट विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लो ट्रू फॉल्स बताना है, छोटा सा कारण देना है। मैक्सिमाइजिंग एमपीएस एज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विच मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ये ट्रू है। और ये हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सीखा था कि the true objective of financial management is wealth maximization, which is nothing but the maximization of the MPS। बस इतना ही लिखना था। A combination of lower risk and higher return is known as risk return trade off। lower risk और higher return risk return का trade off है, and this level of risk return profit is maximum। lower risk और higher return, यही तो सारी दुनिया को चाहिए कि रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा हो, तो ट्रू है। Financial distress is a position when accounting profit of a firm are sufficient to meet long term obligation। No, प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है तो डिस्ट्रेस किस चीज का है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तभी तो डिस्ट्रेस होता है। एंजल इन्वेस्टर देखो, आपको पढ़ाया भी था एंजल इन्वेस्टर, हु प्रोवाइड फंड फॉर स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। यस, ये ट्रू है। अब देखो इसको करने में कितना टाइम लगता है, एक एक लाइन का रीजन देना था सिर्फ। पर बात है ना, थ्योरी तो हम करते नहीं है सर, मैं तो प्रैक्टिकली करूंगा सारे पेपर में। हाँ तो ठीक है, फिर कर लो प्रैक्टिकल। अब ये देखो, क्या ये क्वेश्चन हमने किया था फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट, कितनी तरह के बैंक क्रेडिट होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में आपको कितने अच्छे से कराया था टाइप्स ऑफ बैंक क्रेडिट। क्या ये क्राउड फंडिंग, मैंने कहा था ये आएगा पेपर में क्योंकि ये न्यू कंटेम्पररी सोर्स थे। लास्ट क्वेश्चन था सोर्स टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का, कंटेम्पररी सोर्सेज में क्राउड फंडिंग आया था, आया कि नहीं आया। देखो पे बैक रेसिप्रोकल के हमने क्लास में किया था कि नहीं किया था, बताओ उसके। चलो मान लो ये नहीं भी आता तो इन दोनों में से चॉइस थी तो आप ये करते 2 नंबर का। तो बात ये, मैंने एक बच्चे से पूछा थ्योरी करी है सर, एफए में थ्योरी कौन करता है। हाँ तो ठीक है ना करो फिर। मान लो आपको ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन छोड़ना भी था, चलो बहुत बड़ा है जी 7 नंबर के लिए, हाँ तो थ्योरी करो ना, थ्योरी भी तो सिलेबस का पार्ट है। पर नहीं जी, हम तो प्रैक्टिकल ही करते हैं ना। सो फिर कर लो प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल भी इजी थे, कुछ नया नहीं था इस सब पेपर में। बट बात वही है कि आपकी तैयारी कितनी थी। और हाँ, पेपर लंबा था, पेपर लंबा था। और केस स्टडी मुझे पता नहीं, जो 10 नंबर की आई वो कह रहे मुश्किल आई है, कुछ गलती भी हो सकती है, मुझे नहीं पता जी, बच्चे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा। और जो बाकी 5 नंबर के एमसीक्यूज आए, 10 नंबर की केस आया, वो बच्चे कह रहे इजी था, 5 नंबर के एमसीक्यूज इजी थे। सो ये था जी आपका एफएम का पेपर जी, कुछ नया नहीं पूछा है इंस्टीट्यूट ने, बट हाँ पेपर ठीक था, बढ़िया था। आइए जी एसएम पे आइए। एसएम का केस कह रहे जी एमसीक्यूज और केस इजी था, एसएम सारे इजी आया है। एसएम का केस भी इजी था, एसएम के एमसीक्यूज भी इजी थे। बच्चे कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, जल्दी से एसएम करेंगे क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है और ये 7S मॉडल तो आना ही आना था। हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स, ये मैंने नया टॉपिक ऐड हुआ था, मैंने लिस्ट में ऐड भी किया था कि ये आ सकता है पेपर में। और 7S मॉडल के लिमिटेशन दिखने थे, बस जिसको याद है वही लिख पाएगा, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये फर्स्ट चैप्टर में से आया है, किस स्ट्रेटेजिक लेवल पे राघव काम कर रहा है।
पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो लास्ट वाला जो फंक्शनल लेवल होता है वही है, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स लिखने थे आपको। तो ये तो भाई सिंपल सी बात है, जिसको आता है आता है। ये देखो 1 नंबर में वो है, 4 नंबर में बेनिफिट्स थे। इसमें तो हम क्या बताएंगे, जो याद करके जाएगा वो लिख लेगा, करा दो होता ही है सबने सब कुछ। उसके बाद ये क्वेश्चन भी न्यू था, न्यू टॉपिक न्यू टॉपिक, ये क्वेश्चन भी न्यू टॉपिक, ये क्वेश्चन भी न्यू टॉपिक, जो नए ऐड हुए थे। मैंने कहा था बिजनेस इन्वायरमेंट नया टॉपिक है, ऐड होगा आएगा। एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू अबव सिनेरियो, हमने लिखा था, टाइप भी लिखे थे, माइक्रो मैक्रो। एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस विद इट्स एनवायरनमेंट कैन बी हेल्पफुल। अब बच्चा कह रहा है जी ये क्या आ गया, ओ भाई ये लिखा हुआ है क्लास में, इधर देखो, ये देखो इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये देखो जहां मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट लिखवाया था वहां मैंने उसके इंटरेक्शन की चर्चा करवाई थी। इधर देखो, सबसे पहले ये लिखना था मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, पूरे नोट्स हम लिखते हैं क्लास में, आपको पता है। और दूसरा यूजेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ये लिखना था। ये 3 पॉइंट लिखने थे, डिटर्मिन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, गिविंग डायरेक्ट, 4 पॉइंट है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, और 5वां मीटिंग कॉम्पिटिशन। ये लिखना था। अब ये बच्चा कह रहा है ये थोड़ा आ सकता है पेपर में, क्यों नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। बिजनेस इन्वायरमेंट नया टॉपिक था, मैंने स्पेशली बोला था नए टॉपिक्स में से सवाल आएगा जो सिलेबस में नए ऐड हुए हैं। चैप्टर 4 में एक ही टॉपिक नया ऐड हुआ था, इनोवेशन, उन्होंने वही डाल दिया। चैप्टर 3 कितना बड़ा है, सॉरी चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, उसमें इनोवेशन नया था, पहले नहीं था, उन्होंने वो इनोवेशन ही पूछ लिया। और इनोवेशन के सपोर्ट में लिखना था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और जिसको याद है वही लिख पाएगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज, ये चैप्टर 5 से पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 5 से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, ये सबसे लड्डू सवाल था, और ये भी न्यू टॉपिक ही था, याद है। प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, इनटेंजिबल, प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, में बड़ा मैं कहता था ये क्या सवाल है, और वो पेपर में आ गया। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लिखे थे, 5 ही लिखे थे हमने, और आई थिंक वो पांच ही लिखने थे एक एक नंबर में, कि प्रोडक्ट हैज अ लाइफ, प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, कुछ याद आया? यस सर, तो ये वो लिखना था। ये भी न्यू टॉपिक था, देखो ये भी नया टॉपिक था। ये मिशन स्टेटमेंट के बारे में लिखना था, सिग्निफिकेंस, ये तो पहले चैप्टर में से आया, ओके था। ये भी न्यू था। चैनल्स चैप्टर 3 में, सेल्स चैनल, याद है, 2-3 तरह के चैनल हमने पढ़े थे, वाई चैनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, ये भी नया था, ये भी न्यू टॉपिक था। उसके बाद ये पुराना वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, चैप्टर 4 से पूछा, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। यहां बड़े बच्चे फंस रहे हैं, आओ जरा पढ़ते हैं। रेकमेंड अ टूल टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ वेरियस राइवल कंपनीज। यहां से तो लग रहा है कि पोर्टर के 5 फोर्सेस पूछे हैं, क्योंकि 5 फोर्सेस में हम राइवल्स का एनालिसिस करते हैं। recommend a tool to analyze the competitive position of various rival companies in the market, ठीक है। पर आगे देखो, outline the step by step approach for significant using the identified tool। steps पता कहाँ है, competitive landscape, यहां हम लोग स्टेप पढ़ते थे, याद है, दिखाऊं, ये तो देखो, बच्चे को तो लग रहा था ये चैप्टर 2 में है ना, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से देख लेते हैं। ये देखो स्टेप्स, जो स्टेप्स वर्ड है वो वर्ड सिर्फ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में यूज होता है। अब मुझे नहीं पता आप क्या लिख के आए हो पेपर में पर जो स्टेप्स वर्ड है वो और कहीं यूज ही नहीं होता है। इसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं हमने कंपटीशन को समझने वाले। एक हमने पोर्टर के 5 फोर्सेस के मॉडल पढ़े थे, मुझे यही क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा जो बच्चे को तंग करेगा। दूसरा हमने एक और पढ़ा था, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, पर ग्रुप मैपिंग वो भी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ही था, पर वो यहां लग नहीं रहा। पर स्टेप वर्ड जो है, स्टेप वर्ड एक यहां है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, चैप्टर नंबर 3 में हमने किया था, इधर देखो। सो ये पक्की बात है, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल तो ये नहीं थे, क्योंकि वहां स्टेप वर्ड यूज नहीं होता है। ये रहा स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, और यहां पे प्रोसीजर है हमारे पास कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाने का तरीका क्या है। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट या तो ये लिखेगा या कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लिखेगा, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां भी प्रोसीजर था, तो प्रोसीजर में तो स्टेप्स है, यहां भी तो स्टेप्स हैं कि पहले कॉम्पिटिटिव करेक्ट, याद है हमने सर्कल बना बना के मारुति की एग्जांपल लेके क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था कि ग्रुप मैपिंग कैसे करी जाती है। यहां भी तो स्टेप्स है, तो पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है। पर ये पोर्टर के फोर्सेस तो नहीं लग रहे, क्योंकि वहां स्टेप्स नहीं है।
यहाँ तो ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, यहाँ ये फिर वो ग्रुप मैपिंग है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की बात चल रही है। सो एसएम का पेपर तो बच्चे जिसको याद था वो कर लेगा, बट एफएम में बच्चों को परेशानी हुई है। परेशानी का कारण एक तो पहला क्वेश्चन उनका टाइम बड़ा ले गया, उनको ऑपरेटिंग रेशो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। दूसरा कारण था कि वो कह रहे थे जी ये कैपिटल बजटिंग बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा क्वेश्चन था। नहीं बच्चे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आपके मन का वहम है। हाँ, कैपिटल बजटिंग जरूर बड़ा था, तो वो चॉइस में छोड़ो, आप थ्योरी करो। यहाँ तो ना थ्योरी आपको नहीं कराई हुई, पर अगर आप करके नहीं जाएंगे तो फिर यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। ठीक है, तो ये काफी बड़ा वीडियो हो गया, पर अच्छे से चर्चा हो गई पेपर की। पेपर मुश्किल नहीं था, एवरेज पेपर था, ऐसा ही पेपर आता है एफएम का। इससे इजी भी आया है, इससे मुश्किल भी आया हुआ है, ये कोई इतना नया पॉइंट नहीं है। एक दो पेपर्स में तो कैपिटल बजटिंग ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों से शुरू ही नहीं हुआ था, तो सोचो ये क्वेश्चन तो पुराना सवाल था। ठीक है, चलिए एनी हाउ एंजॉय करिए, पेपर हो गया खत्म, अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से जो हो गया ठीक है। बस अब फन करिए और अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचिए। चलिए मुझे बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।